नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो हम समविचारक मित्र हैं जो प्राकृतिक खेती में, ऑर्गेनिक खेती में भरोसा करना चाहते हैं और जो रासायनिक आधारित खेती से बाहर आना चाहते हैं, उनको भी मेरा इस वीडियो को आप शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी कुछ जानकारी पहुंच सके। आज हम बात करेंगे आलू में लगने वाले दो ऐसे रोगों की जिनके कारण आलू की फसल 50% तक नष्ट हो जाती है और जिनके कारण हमारे जो किसान भाई हैं जो आलू आदि फसल लेते हैं उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस इन बीमारियों के कारण उनको अगली फसल में भी हानि उठानी पड़ती है और ये बीमारी तेजी से फैल भी जाती है क्योंकि ये बीमारी संक्रमण से फैलने वाली, हवा से फैलने वाली बीमारी है। तो आज हम आलू से संबंधित दो ऐसी बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली बीमारी तो है स्क्रैप, जिससे हमारे शरीर में खुजली हो जाती है। खुजली के लिए कई तरह के उपचार करते हैं। पहले गांव देहात में तो गंधक को पीस कर सरसों के तेल में मिक्स करके उसका शरीर पर मालिश की जाती थी। इसी तरह कई मेडिसिन, स्कोविल एक एंटी फंगल मेडिसिन आती है, उसको लगा के धूप में लिटा के कुछ घंटे बाद बच्चों को नहवाया जाता था। तो एक तो ऐसी बीमारी आलू में भी लग जाती है, उसको पोटैटो स्कैब ही कहते हैं। एक दूसरी बीमारी है, उसके कारण भी आलू की फसल पर, आलू की जो पत्तियां हैं, आलू के विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और उसको उसको लीट ब्लाइट डिजीज कहते हैं। और ये दोनों बीमारी फंगल से फैलने वाली है, वायरस से फैलने, कवक से फैलने वाली बीमारी है और इनके कारण आलू की फसल को 50% तक नुकसान होता है। इतना ही नहीं, आलू का स्वाद बिगड़ जाता है। आलू का जो फल है उस उसकी आकृति में गड़बड़ी आ जाती है, उस पर स्पॉट आ जाते हैं, उससे एक तरह की बदबू भी आने लगती है। तो आज हम आलू से संबंधित इन दो बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली बीमारी है लीट ब्लाइट और दूसरी है स्कैब। सबसे बड़ी चीज तो ये है, इन बीमारियों को पहचानने में अक्सर हमें मुश्किल आती है क्योंकि इन बीमारियों का जो शुरुआत है 2.5-3 महीने के बाद तो शुरू होती है। स्कैब की बीमारी की शुरुआत तो 1 महीने के बाद शुरू होती है। उससे पहले फसल अच्छी रहती है, हरियाली चारों तरफ दिखाई देती है, स्वस्थ पौधे दिखाई देते हैं, अच्छा विकास हो रहा होता है। फिर अचानक उनकी पत्तियों पर कुछ स्पॉट नजर आने लगते हैं, पत्तियों जो किनारे हैं मुड़ने लगते हैं, पत्तियां पत्तियां मुरझाने लगती हैं। फिर बीमारी बढ़ते बढ़ते पूरे पेड़ को ही अपनी गिरफ्त में ले लेती है। इससे पेड़ की ग्रोथ रुक जाती है, विकास रुक जाता है। और जो दूसरी बीमारी है उसको हम रेड ब्लाइट कहते हैं, उसकी शुरुआत तो 2 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद शुरू होती है और तीसरे महीने तक जब फसल तैयार होने की तरफ अग्रसर होती है तब होती है। उससे पहले पौधे पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं, उनमें पूरी हरियाली रहती है, फिर अचानक उसमें स्पॉट आने शुरू हो जाते हैं। कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि आलू के तने से, आलू के पत्तियों से एक तरल सा रिसना शुरू हो जाता है। दूसरी, इन जो दोनों बीमारियां हैं ये फंगस से फैलने वाली बीमारियां हैं और उनके स्पोर जो हैं, इनके जो बीजाणु हैं, मिट्टी में कई साल तक जिंदा रहते हैं और यदि इनको खत्म नहीं किया जाए तो दोबारा तो आलू की फसल को ग्रसित करते ही करते हैं, वो आसपास के जो खेत हैं उनको भी संक्रमित कर देते हैं। तो हमें इन दोनों बीमारियों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि यदि स्कैब हो गया तो भी आपकी फसल को 40-50% नुकसान होना ही होना है क्योंकि उससे विकास रुक जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी, आलू की आकृति, जो आलू का आकार है वो घट जाएगा और फसल उत्पादकता में 50% तक गिरावट आती है। ज्यादा भी हो सकता है, 50% तो हमने एवरेज निकाला है। इसी तरह जो लिड ब्लाइट बीमारी है उसके कारण भी 50-60% तक न केवल फसल की ग्रोथ रुकती है बल्कि उत्पादकता गिर जाती है। अचानक होने वाली बीमारियों के पीछे कुछ कारण भी रहते हैं जो अध्ययनों से पता चला है। पहली तो ये है कि यदि मिट्टी के अंदर इम्यूनिटी पावर कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है या फिर पोटाशियम की कमी है, तो अक्सर ऐसे खेत में जब हम आलू की फसल लेंगे, आलू की फसल जैसा कि हम जानते हैं कि दोमट मिट्टी में ली जाती है, जिस मिट्टी में रेत और जो सामान्य मिट्टी का जो दर है 50% के आसपास होती है कि आलू का विकास जमीन में होता है और जमीन यदि रेतीली है, भुरभुरी है, उसमें विकास
थोड़ा अधिक हो जाता है, उत्पादकता बढ़ जाती है। तो ऐसी फसल में जो हम अचानक परिवर्तन आ जाए या उसमें पोटाशियम की मात्रा घट जाए, तो उसमें ये दोनों फंगल बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक चीज़ और भी देखी गई है कि जिस मिट्टी के अंदर पोटाशियम की कमी है और उसमें आप नाइट्रोजन ज़्यादा डाल दें, फास्फोरस सक्रिय हो जाए या जिसमें सल्फर ज़्यादा आ जाए, तो भी ऐसी मिट्टी में अचानक ये दोनों जो फंगस डिपेंडेंट बीमारियां हैं तेजी से विकसित होती हैं। इसके अलावा यदि बारिश हो जाए, आकाश में बादल छा जाए, तापमान में एकाएक बदलाव आ जाए, क्योंकि ये दोनों बीमारियां अधिक आर्द्रता वाले स्थान पर ज़्यादा देखी गई हैं, क्योंकि आपके खेतों के आसपास आपके वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाए। रेड ब्लाइट के बारे में तो कहा गया है कि जब हमारी आर्द्रता जो वायुमंडल में नमी की जो दर है वो 80 से 90% हो जाए, तो इस बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। कई बार बादल छाया हो या बारिश हो रही हो तो भी इस बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। और इसी तरह जो स्कैबिस बीमारी है, उसमें भी आर्द्रता थोड़ा कम हो तो भी ये बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। रेड ब्लड की तुलना में यदि रेड ब्लड का संभावना तब बढ़ती है जब 80 से 90 के आसपास आर्द्रता हो, लेकिन स्कैब की बीमारी है तो 60-65 यदि आर्द्रता है तो हो जाती है। वातावरण में तेजी से बदलाव हो रहा हो, 12-13 डिग्री से लेकर 20-22 डिग्री के आसपास यदि वातावरण रहता है, तापमान रहता है, तो ये बीमारी तेजी से विकसित होती है। क्योंकि आलू की फसल अधिकांशतः हम कार्तिक महीने के आसपास शुरुआत करते हैं। ये ठंड की फसल है, तो उस समय ठंड का माहौल रहता है और अचानक वातावरण में कोई बदलाव आ जाए तो इस जो फंगस रोग है इसकी संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा यदि किसी तरह कीट पतंग, बहुत सारे कीट पतंग होते हैं, मक्खी मच्छर हैं या हानिकारक दूसरे भी हैं, क्योंकि आजकल हमने मित्र कीड़ों को तो दवाएं छिड़क छिड़क के नष्ट ही कर दिया। तो ऐसे में इस बीमारी का संक्रमण तेजी से फैलता है, पूरे पेड़ को ही गिरफ्त में लेता है। इससे न केवल पत्तियों का जो आकार सिकुड़ता है वो मुरझाती हैं, उनके ऊपर कई तरह के दाग धब्बे, काले पीले धब्बे उभर आते हैं, ग्रोथ रुक जाती है। यहाँ तक कि रेड ब्लड के साथ में तो ये देखा गया है कि यदि आप पेड़ को उखाड़ के देखेंगे तो उसकी जड़ें तक इससे ग्रसित होती, जगह जड़ें तक इससे ग्रस्त हो जाती हैं। तो ऐसे में यदि आपको फसल की पत्तियों पर, तने पर कोई स्पॉट दिखाई दे, क्योंकि प्रारंभ में इसके स्पॉट बहुत छोटे होते हैं, पीले काले स्पॉट आपको दिखाई दे तो तत्काल आप समझ जाएं, तत्काल सचेत हो जाएं कि अब आप आलू की फसल पर कुछ फंगस बीमारी होने वाली है और जो आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप तत्काल इसका उपचार कर लेंगे तो बहुत अच्छे से इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो शुरुआत पहले, आज से पहले जब हम आलू की फसल लेते थे तो हमारे एक प्रश्न ये था कि आलू की फसल ली, आपने गेहूं लगाया, सरसों लगाई, या उसके आसपास आप धनिया लगा देते थे, आप जंगली गेंदे के पौधे लगा देते थे, आप अजवाइन लगा लेते थे। तो ऐसी जो खुशबूदार सुगंधित फसलें हैं वो ऐसे वायरलेस इन्फेक्शन को, फंगस इन्फेक्शन को फसलों से दूर रखते हैं। लेकिन आजकल तो ये प्रश्न खत्म हो गया। हम तो अधिकतम खेत में जो क्रॉप्स हैं, जो कैश क्रॉप है वही लगाना पसंद करते हैं। हम तो 1 किलो का भी रिस्क लेना नहीं चाहते। तो ऐसे में जब संक्रमण होता है तो भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप इस रोग से बचने के लिए आलू के साथ में हर हर खेत में 5-7 की जो मेड़ों के आसपास है, 5-7-10 गेंदे के फूल जगह जगह लगा सकते हैं। गेंदे के फूलों की खुशबू से बहुत तरह के वायरस फंगस तो दूर भागते ही भागते हैं। गेंदे की जड़ के अंदर ऐसे तत्व रहते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन से पौधों को सुरक्षित रखते हैं। आजकल गेंदे का उपयोग तो मानव चिकित्सा के लिए किया जा रहा है, पशु चिकित्सा के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा आप अजवाइन लगा सकते हैं, अजवाइन 2-4-10 पेड़ हर पेड़ खेत में लगा सकते हैं। इससे आपकी फसल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उत्पादकता में किसी तरह की कमी नहीं आती, लेकिन आपकी फसल सुरक्षित रहती है। आप चाहो तो जीरे का अजवाइन के पौध लगा सकते हैं, तो इनसे आपकी फसल सुरक्षित रहती है। धनिया ले सकते हैं, धनिया भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। या फिर आप अपनी मिट्टी में यदि कुछ मिनरल्स के संतुलन है तो आप कोशिश करें कि
किसी तरह की खनिज संबंधी परेशानी आपकी फसल को ना आए। समय पर उचित मात्रा में नाइट्रोजन भी दें, फास्फोरस भी दें, पोटासियम भी दें, साथ ही आप मैग्नीशियम दें, कॉपर, जिंक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, आयरन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। ये न केवल पौधों के विकास में मददगार है, बल्कि जो फोटोसिंथेसिस क्रिया है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि जमीन के अंदर आयरन की कमी है, कॉपर की कमी है, जिंक की कमी है, पोटासियम की कमी है, तो निश्चित रूप से समझो कि वहाँ जो भी पौधा लगाएंगे, जो भी फसल आप लेंगे, उसकी जो इम्यूनिटी पावर है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम कम रहेगी। अब मैं बात करूंगा हम अपने जो गोबर घन शत्रु की, जो हम सुपर गोल्ड गोरस के नाम से एक चीज तैयार करते हैं। ये एक तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया का एक मिश्रण है। ये बैक्टीरिया वही हैं जो जंगलों में रहते हैं, हमारी मिट्टी में रहते हैं, और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, गाय आदि पशु के भी अंदर रहते हैं। जब ये बैक्टीरिया तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपनी संख्या को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। इसके साथ में उस सॉल्यूशन में कई ऐसे जो बायो एक्टिव रसायन हैं, उनकी सांद्रता भी बढ़ा देते हैं, और ये बहुत अद्भुत है। जब हम इसका प्रयोग मदर कल्चर के रूप में अपने खेत में करते हैं, तो हमारी मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, यूरिया आदि की मात्रा, आदि की परसेंटेज तो बढ़ती है, मिट्टी की इम्यूनिटी बढ़ती है, मिट्टी में जीवांश बढ़ता है, मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है, और ये सूक्ष्म जीवाणु न केवल मिट्टी के लिए बल्कि प्रकृति के लिए बहुत जरूरी है। जब तक हम इन प्राकृतिक जीवाणु के सारे स्वास्थ्य लाभ लेते थे, तब तक दुनिया में किसी को कोई समस्या नहीं थी, प्रकृति स्वस्थ थी, जंगली जानवर स्वस्थ थे। जंगली जानवर तो आज भी कोई एंटीबायोटिक नहीं देते, कोई वैक्सीनेशन नहीं लगवाते, लेकिन वो हमसे ज्यादा स्वस्थ हैं। लेकिन हमने कुछ कुरीतियां अपना के, कुछ भ्रम जाल में फंसकर, कुछ मार्केटिंग के प्रभाव में आकर वैक्सीनेशन और एंटीबायोटिक लेने की शुरुआत करती, इससे हमारी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता घटी। इसी तरह हमने वनस्पतियों में कई तरह की एंटी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड दवाएं फेंकनी शुरू कर दी। उसका सीधा प्रभाव है कि हमारे वातावरण से अधिकांश जो मित्र कीट थे वो समाप्त हो गए, जीवाणु समाप्त हो गए, मिट्टी के अंदर जीवाणु बचे ही नहीं, जीवाणु की बात ही करना छोड़ दिया। अब कार्बन पे आ गए, जीवांश पे आ गए, अब जीवांश की बात भी धीरे धीरे समाप्त करते चलते जा रहे हैं। फिर भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो जैविक खाद के रूप में इन जीवाणु को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप वहां से भी कर सकते हैं, आप इस गौरस का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस गौरस के निरंतर सिंचाई से, स्प्रे से हमारी फसलें सुरक्षित रहती हैं, और तमाम तरीके के ऐसे जो फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, उनसे अपने को सुरक्षित करते हैं। इनके बारे में फिर मैं अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। आज मैंने आलू की फसल पे कहा, ये आलू के दो ऐसे रोग हैं जो उनको भारी नुकसान पहुंचाते हैं। धन्यवाद मित्रों।